नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब पे। हम जो मुगल की अपनी श्रृंखला चला रहे थे जिसमें हमने अभी तक हुमायूं और शेरशाह सूरी के विषय में पढ़ा था, तो आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं जो लेक्चर लेके आया हूँ इसमें हम बात करेंगे अकबर की। और अकबर के इसमें हम केवल प्रारंभिक जीवन के विषय में चर्चा करेंगे और उसके विजय अभियान और उसके समय में विद्रोह जो हुए हैं, जो उसकी नीतियाँ थी उनके ऊपर विषय, ये जो विषय हैं उनकी चर्चा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। क्योंकि अकबर के विषय में काफ़ी विस्तृत जानकारी मिलती है हमें काफ़ी स्रोतों से, इसलिए इसके बारे में बहुत कुछ हमको पता चलता है और बहुत कुछ एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसलिए इस पूरे अकबर का जो विषय है इसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे। आज मैं केवल उसके जो प्रारंभिक जीवन है उसके विषय में बताऊंगा। तो अकबर के माता पिता, जैसे हमको पता है कि हुमायूं का बेटा था अकबर, और हमीदा बानो बेगम जो हुमायूं की बेगम थी, जिसको मरियम मकानी भी कहा जाता है। ये नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मरियम मकानी, मरियम उस जमानी, ये सारे नाम आगे चल के हम जैसे जैसे मुगल श्रृंखला पढ़ाएंगे तो मैं आपको इस चीज़ें शेयर करता रहूँगा। इसका जन्म जो है अकबर का 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। अमरकोट जो है वहाँ पे एक राजपूत राजा का शासन था, वहीं पे इसका जन्म हुआ था। और ये 14 वर्ष की आयु में बादशाह बनता है जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में, फरवरी में। इसका पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और इसका उत्तराधिकारी आगे चल के सलीम, जो कि जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध होता है, वो बनता है। क्योंकि जो इसके बाकी के जो बेटे हैं उनकी पहले ही मृत्यु हो जाती है इसके जीवन काल में ही, मुराद और दानियाल की। अकबर की प्रारंभिक जीवन के विषय में हमको जो जानकारी मिलती है, जैसे मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि हुमायूं जिस समय निर्वासित हो रहा है, मतलब जिस समय उसको शेरशाह सूरी ने हरा दिया है, उसके बाद क्योंकि अकबर का जन्म होता है और हुमायूं को ईरान भागना पड़ता है मदद मांगने के लिए। तो हुमायूं जो है अकबर को छोड़ के मदद मांगने ईरान चला जाता है अपनी बेगम हमीदा बानो बेगम को लेके। और अकबर की जो परवरिश है वो महामंगा और सुल्तान बेगम और खानजादा बेगम जो कि बाबर की बहन है, इन्होंने मिलकर इसको अकबर को पाला होता है। और अकबर जो है काबुल विजय के बाद ही अपने माता पिता से मिलता है, जो कि 1546 में, यानी कि जब अकबर खुद 4 साल का हो चुका होता है। और उस समय हुमायूं जब काबुल पे विजय करता है, काबुल और कंधार को जीतता है अपने भाई से, कामरान और हिंदाल, जिनकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद ही अकबर जो है अपने माँ बाप से मिल पाता है। और इसके जो प्रारंभिक शिक्षक हैं वो हैं पीर मोहम्मद और बैरम खान। बैरम खान के विषय में हमने थोड़ी चर्चा की थी अपने पहले भी लेक्चर में कि किस तरह से उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी हुमायूं को ईरान के शाह की मदद दिलाने में। आगे चल के अभी ये एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा अकबर के जीवन काल में भी। तो हिंदाल की बेटी रुकैया बेगम से अकबर की पहली शादी होती है। आगे चल के हम और भी देखेंगे राजपूतों में किस तरह से मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाता है। तो हुमायूं ने इसको जो है पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था और बैरम खां को इसका संरक्षक बनाया हुआ था। तो अकबर को जब हुमायूं की मौत की सूचना मिली उस समय वो पंजाब में गुरदासपुर के जिले में कलनौर नाम के स्थान पे था। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सरहिंद की लड़ाई में हुमायूं ने किस तरह से सिकंदर सूर को हराया था, लेकिन अभी भी सिकंदर सूर की जो शक्तियां हैं, अभी भी जो अफगान वंश की शक्तियां हैं वो अभी भी कम नहीं हुई थी। और इसी विषय पे जो हुमायूं है उसने बैरम खान और अकबर को भेजा हुआ था कि किसी तरह से उन पर काबू पाया जाए। तो वो गुरदासपुर जिले के कलनौर स्थान पे था जिस समय हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, और कलनौर में ही अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। लेकिन जो हुमायूं की मृत्यु है इसको 17 दिन तक छुपाया जाता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अकबर यहाँ पे है नहीं, और अगर जनता को पता चला कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है और अभी अभी नया नया मुगल साम्राज्य दोबारा स्थापित हुआ है, तो यहाँ पे विद्रोह भड़क सकते हैं, लोग यहाँ पे विद्रोह कर सकते हैं और तख्ता पलट हो सकता है। तो इसलिए हुमायूं की मृत्यु को 17 दिन तक छुपाया गया और उसके स्थान पर मुल्ला बेकसी को दिखाया गया। उसका एक हमशक्ल था जिसको झरोका दर्शन में भेजा जाता था या जनता के दूर से उसको दिखाया जाता था, तो लोगों को लगता था कि हाँ अभी हमारा बादशाह जो है वो जिंदा है। अकबर की कुछ प्रारंभिक चुनौतियां थी जिस समय वो गद्दी नशीन होता है 1556 में। सबसे बड़ी आफत तो उसके लिए अफगान, जो कि अभी तक सभी मुगलों के लिए बने हुए थे, बाबर से लेके हुमायूं से लेके, और अकबर को भी वो झेलना पड़ा। तो पूर्वी जो प्रांत थे, जितना भी पूर्वी क्षेत्र था, वहां पे आदिल शाह को, जितने अफगान थे वो उसको बादशाह मानते थे आदिल शाह को। और आदिल शाह का ही एक मंत्री है जिसका नाम है हेमू, वो सबसे बड़ी सिरदर्दी था अकबर के लिए। और इसका जो साम्राज्य है वो इस समय बहुत छोटा था, बहुत असंगठित था, क्योंकि अभी एक ही साल हुआ है हुमायूं दोबारा से भारत के ऊपर काबिज हुआ है, और बहुत ही छोटा सा साम्राज्य है। इसके अलावा जो राजपूत थे वो बहुत शक्तिशाली थे और इस समय एकदम विरोध में खड़े थे मुगलों के, और आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। दक्षिण में अगर हम बात करें, जो मुगल साम्राज्य है उसके दक्षिण की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे गुजरात, मालवा, और पश्चिम में उसके सिंध और मुल्तान जो थे वो ये स्वतंत्र हो चुके थे। अकबर के जब राज्याभिषेक हुआ उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? काबुल में अकबर का सौतेला भाई था मिर्जा मोहम्मद हाकिम,
उसने अपनी माँ के संरक्षण में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो काबुल तो चला गया, सिंध मैंने आपको पहले बता दिया, सिंध मुल्तान स्वतंत्र हैं। गोंडवाने में जो कि महाराष्ट्र सॉरी एमपी का जो क्षेत्र है गोंडवाने में, वहां पे रानी दुर्गावती अपने अवयव पुत्र के नाम से शासन करती थी। और जो नीचे अगर मैं साउथ की बात करूं तो अहमदनगर, बीदर, बीजापुर, बरार और गोलकोंडा ये सभी स्वतंत्र राज्य थे और इनका विजयनगर से उस समय परस्पर संघर्ष चलता रहता था। 1556 की हम बात करें, जो तालीकोटा का युद्ध है 1565 में हुआ था, तो ये संघर्ष की स्थिति उस समय बनी हुई थी। और वहीं पे जो गोवा है और जो दमन दीव है, उनमें पुर्तगाली शक्तियों का वर्चस्व जो है वो कायम हो चुका था। तो एक एक करके मैप में देख लेते हैं, मैप के माध्यम से जल्दी समझ में आएगा। तो आप ये देखिए, जो सेंट्रल पार्ट है ये गोंडवाना है, यहाँ पे रानी दुर्गावती थी। ये जो पार्ट है ये 5 जो हमारे क्षेत्र हैं, बरार, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीजापुर, ये उनका क्षेत्र है। और इसी के पश्चिम में अगर आप देखें बॉर्डर लाइन में, तो दमन दीव और जो गोवा का क्षेत्र है जहाँ पे पुर्तगाली शक्ति कायम हो चुकी थी। इसके बाद यहाँ पे नीचे है विजयनगर। और जो मुगलों का जो साम्राज्य है, अकबर का जो क्षेत्र है वो इतना ही केवल सीमित है, एकदम जस्ट आगरा उसके बॉर्डर लाइन पे है। और उसके पश्चिम में आप देखो तो राजपूत किंगडम है पूरा। और ऊपर और उसके पश्चिम में अगर हम जाते हैं तो सिंध है, और उसके नॉर्थ वेस्ट में अगर हम देखें यानी कि उत्तरी पश्चिम में देखें तो काबुल का क्षेत्र है जो कि उसके भाई के अधिकार में चला गया है। तो ये मोटी मोटी राजनीतिक स्थिति थी उस समय, जिस समय अकबर जो है वो गद्दी पे बैठता है। अब यहाँ पे जो गोंडवाना का क्षेत्र है और जो अकबर का जो क्षेत्र है, उसके ही अगर मैं पूर्व में देखूं तो अफगान शक्ति है, बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र है वो अफगानों के अधीन है, और अफगान शक्ति वहां पे उस समय अच्छे से कायम हो चुकी है। अब होता है कि पानीपत में जो आदिल शाह का मंत्री है हेमू, वो आगरा की तरफ बढ़ता है और आगरा पे अधिकार कर लेता है। और आगरा पे अधिकार करके वो बढ़ना चाहता है दिल्ली की तरफ, और दिल्ली को अपने अधिकार में करना चाहता है। और उस समय दिल्ली की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि दिल्ली और आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे अकाल पड़ा हुआ था। अब ये जो हेमू है यही विक्रमादित्य है, और यही अंतिम विक्रमादित्य भी है भारत के राजनीतिक इतिहास में अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमने बहुत सारे विक्रमादित्य पढ़े हैं और ये अंतिम विक्रमादित्य है। ये हेमू के विषय में मैंने आपको पहले बताया था कि एक छोटा सा बनिया था, और किस तरह से अपने ही बलबूते पे, अपनी योग्यता के बल पे एक बनिया होते हुए ये किस तरह से एक अधिकारी बनता है, और फिर अफगान जो आदिल शाह अफगान है उसके सेना में महामंत्री बन जाता है और बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और आगे चल के ये पानीपत में अकबर को चुनौती देता है। तो यहाँ पे जो अकबर के जितने भी अधिकारी थे वो सारे के सारे विरोध में थे कि भाई हमको हेमू से नहीं लड़ना चाहिए, हम उससे लड़ नहीं पाएंगे उसकी शक्ति से, क्योंकि अफगानों की शक्ति उस समय बहुत ज्यादा वर्चस्व पे है, और ऑलरेडी उसने दिल्ली की तरफ बढ़ने से पहले ही आगरा पे अधिकार कर लिया है। तो प्रारंभ में ऐसा लग रहा था कि शायद हेमू की जीत हो जाएगी, लेकिन कहीं से पानीपत के युद्ध में एक तीर आता है और हेमू की आंख में लग जाता है, और वो बेहोश होकर गिरता है और उसको बंदी बना लिया जाता है। अब आधुनिक इतिहासकार हैं स्मिथ महोदय, वो कहते हैं कि अकबर ने हेमू का सिर कटवा दिया। और आरपी त्रिपाठी इसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं कि हेमू की जो पराजय थी ये एक दुर्घटना थी और अकबर की विजय एक दैवीय संयोग है। तो कई बार स्टेटमेंट पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम में, तो ये किस इतिहासकार का कथन है आपसे दे दिया जाएगा। 4 ऑप्शन होंगे, एल श्रीवास्तव होंगे, आरपी त्रिपाठी होंगे, सतीश चंद्र महोदय हो सकते हैं, एस सी वर्मा हो सकते हैं, जितने भी मध्यकालीन इतिहासकार हैं किसी के भी नाम हो सकते हैं। तो ये आरपी त्रिपाठी का कथन है, हमको ये याद रखना है कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना और अकबर की विजय एक दैवीय संयोग था। अब पानीपत में जो हेमू की हार हुई इसके कारण क्या थे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अकबर की जो सेना थी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं थी, और प्रारंभिक समय में हेमू ने आगरा पे भी कब्जा कर लिया था, और वहां से तारदी बेग नाम का एक अधिकारी है अकबर का जो कि वहां से भाग खड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे हेमू गलती ये करता है कि जब वो भागता है तो इसका वो लाभ नहीं उठाता, उसी समय वो आक्रमण नहीं करता दिल्ली पे, थोड़ा समय वेट करता है, और यही समय मिल जाता है अकबर की सेना को बैरम खां के संरक्षण में कि वो किस तरह से अपने आप को एक पूरी की पूरी नीति बना सकें उसके विरोध में। और ये जो तारदी बेग है इसको आगे चल के अकबर जो है वो मृत्युदंड दे देता है, जबकि तारदी बेग जो अधिकारी है इसने बहुत अहम भूमिका निभाई थी कहीं ना कहीं अकबर को सिंहासन पे बैठाने में, क्योंकि ये तारदी बेग ने जितना भी अगर विद्रोह जो हो सकता था उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की थी। लेकिन क्योंकि ये भाग के चला जाता है और अकबर जो है इस समय नया नया शासक बना है, और बैरम खान जो है उसको यही सलाह देता है कि तारदी बेग को इस समय हमको बहुत ही सख्ती से उसके साथ पेश आना चाहिए, जिससे कि बाकी अधिकारियों के पास एक अच्छा कड़ा संदेश जाए। तो युद्ध क्षेत्र में एक तो जो हेमू है वो खुद चला जाता है संचालन करने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो उसके आंख में एक तीर लग जाता है, तो वो युद्ध क्षेत्र में खुद चला जाता है और हाथी के ऊपर बैठता है, खुले हाथी पे बैठता है। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी।
दूसरी भूल उसके महावत की थी, जब वो हेमू घायल हो जाता है तो उसको सेना के अंदर नहीं लेके जाता है, बल्कि उसको कहीं दूसरी जगह बाहर दूर भगा के लेके जाता है, जहां पर उसको पकड़ लेना बहुत आसान हो जाता है मुगल सेना के लिए। और तीसरी गलती हेमू की खुद की थी कि उसने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बना रखी थी कि यदि किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में वो घायल हो जाए या वो अयोग्य हो जाए लड़ने के, तो उसकी जगह पे दूसरा नेता कौन होगा। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैसे ही वो पकड़ लिया जाता है और जैसे ही उसको बंदी बना लिया जाता है, तो अफगान जो सेना है वो तितर बितर हो जाती है, मतलब नेतृत्वहीन हो जाती है, उनके पास कोई नेता ही नहीं है। और अकबर की तरफ से सबसे मजबूत बात यह थी कि बैरम खान की जो भूमिका थी वो बहुत ज्यादा अहम थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बैरम खान है उसने किस तरह से हुमायूं की भी मदद की थी, और अभी वो अकबर के संरक्षक के रूप में भी है और अकबर के साथ खड़ा भी है। और जबकि सारे अधिकारी उसके अकबर के चाहते थे कि अकबर पानीपत में हेमू के सामने ना जाए, लेकिन फिर भी बैरम खान ही एक ऐसा उसका शख्स, ऐसा अधिकारी था, ऐसा सेना नायक था, जिसने इस हार को भी जीत में परिवर्तित कर दिया। तो ये कुछ रीजंस हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है उसमें ऐसा क्यों हुआ कि अकबर जीत गया और हेमू हार गया। अब बैरम खान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बैरम खान जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि काफी वफादार रहा है, तो उसकी वफादारी से खुश होकर हुमायूं ने उसे खान बाबा की उपाधि दी थी। तो खान बाबा, बैरम खान खान बाबा हो गया। हुमायूं के बाद बैरम ही अकबर का संरक्षक बन के 4 साल तक, यानी कि 1560 तक रहा, 1556 से लेकर 1560। और बैरम का विवाह जो है अकबर की चचेरी बहन सलीमा के साथ हुआ था। लेकिन 1560 में बैरम खान का पतन होने लगा। इसके बहुत सारे कारण थे। पहला कारण तो ये था कि जो बैरम खान था वो बहुत ज्यादा नियुक्तियों में पक्षपात करने लग गया था। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, कई सारे कारण क्या थे। पहला कारण तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो नियुक्तियों में बहुत ज्यादा पक्षपात करने लग गया था। दूसरा ये कि क्योंकि वो खुद शिया था और जितने भी यहाँ पे मुगल थे वो सारे के सारे सुन्नी थे, बहुत सारे अधिकारी, मतलब मैक्सिमम जो मेजोरिटी थी वो सुन्नियों की थी, और वो शिया सुन्नी भेदभाव भी करने लगा था। इससे बड़ा, सबसे बड़ा कारण ये था कि जो अकबर था वो अब, क्योंकि वो वयस्क हो गया है 1560 में, अकबर अब जो है वो 18 साल से ऊपर का हो गया है, और वो उसकी खुद की महत्वाकांक्षाएं थी। अकबर की खुद की महत्वाकांक्षाएं थी कि वो अब बैरम खां के चंगुल से छूटे और मतलब एक स्वतंत्र राज, एक बादशाह की तरह जो है अब वो व्यवहार करे। इसके अलावा जो बैरम खान है वो कई अवसर पर खुद ही निर्णय ले लिया करता था अकबर के स्थान पे, मतलब जो निर्णय बादशाह को लेने चाहिए वो खुद जो है उस तरह के निर्णय वो खुद ले लिया करता था। दूसरा यह है कि लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष फैलने लग गया था। अब क्योंकि ये पक्षपात भी करता है और इसने एक बहुत ज्यादा अपने आप को डिक्टेटरशिप एक तरह से स्थापित कर दी है। और इसके अलावा जो कारण ये था कि जो अकबर के जितने भी सगे संबंधी थे, चाहे उसकी माँ हो हमीदा बानो बेगम, चाहे महामंगा हो, ये सब अकबर को स्वतंत्र शहंशाह के रूप में देखना चाहते थे, और ये नहीं चाहते थे कि अब जो अकबर है वो किसी भी तरह से बैरम खां के संरक्षक में रहे। तो ये बहुत सारे कारण थे कि बैरम खां का अब यहाँ से पतन होना शुरू होता है और इसके विरुद्ध षड्यंत्र होने शुरू हो जाते हैं। और ये षड्यंत्र जो है ये और कोई नहीं करता बल्कि अकबर खुद ही चाहता है कि बैरम खां के विरुद्ध जो है षड्यंत्र हो जाए, और अकबर ने ही इसकी पहल की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अकबर व्यस्त होता है जैसे जैसे, वैसे उसको ऐसा लगता है कि अब कमान अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, और जैसे ही वो इसका प्रयास करता है तो बैरम जो है इस बात से बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, बहुत मतलब उसको ठेस पहुंचती है और वो अकबर से ठीक व्यवहार नहीं करता। अब अकबर की जो माँ है हमीदा बानो बेगम, और जो महामंगा अदम खान, और दिल्ली का जो राज्यपाल है शिहाबुद्दीन, इन सबकी बहुत ज्यादा भूमिका रहती है बैरम खां के विरुद्ध, क्योंकि ये सब बैरम खां को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और इनको ऐसा लगता है कि अकबर को अब इससे छुटकारा पा लेना चाहिए, और ये इसके विरुद्ध जो है अकबर को प्रोत्साहित करते हैं। अकबर अपनी बीमार माँ हमीदा बानो बेगम से मिलने दिल्ली जाता है जिस समय, उस समय वहीं से वो बैरम खान को एक पैगाम भेजता है कि बैरम खान को अब हज के लिए चले जाना चाहिए, और अब जितना भी राज्य का जो प्रबंध है वो अकबर खुद स्वयं देख लेगा। पहले तो बैरम ने मक्का जाना स्वीकार कर लिया, किंतु जब उसको विदा करने के लिए पीर मोहम्मद को भेजा गया, तो इस विषय में बहुत ज्यादा महाजन सर ने लिखा हुआ है, बीडी महाजन सर ने लिखा हुआ है, और किस तरह से बैरम खान को बहुत खलता है। और शायद जो उसके जितने भी विद्रोही थे, जो भी उसके विरोध में थे, अगर उन्होंने शायद पीर मोहम्मद को ना भेजा होता तो शायद बैरम खान चुपचाप चला भी गया होता। लेकिन पीर मोहम्मद को जब उन्होंने भेजा, क्योंकि पीर मोहम्मद से वो बहुत ज्यादा चिढ़ता था और बहुत नफरत करता था, और पीर मोहम्मद को जब इन्होंने भेजा उसको विदा करने के लिए, तो वो चिढ़ गया और उसने विद्रोह कर दिया। फिर दिलवाड़ा के पास मुगल सेना ने बैरम खान को हराकर अकबर के सामने पेश कर दिया, लेकिन अकबर ने उससे बहुत सम्मान के साथ उससे व्यवहार किया और उसको 3 विकल्प दिए। बोला या तो भाई कालपी और चंदेरी का सूबेदार बन जाओ, या बादशाह का खुद का सलाहकार बन जाओ, या फिर हज की यात्रा पे चले जाओ। अब क्योंकि वो वजीर के पद पे रह चुका था, अब जाहिर सी बात है तो डिमोशन वाली बात हो गई। अब कहाँ, पहले ही ऑलरेडी वो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर था, उसको आप बोल रहे हो कि
जाके चीफ मिनिस्टर की पोस्ट ले लो, तो उसके लिए एक ऐसा था कि मतलब उसको मंजूर नहीं हुआ इस छोटे पद पे जाना, और इसलिए वो हज पे निकल पड़ता है। अब वो हज पे निकल भी पड़ता है, लेकिन गुजरात पहुंचता है, पाटन पहुंचता है। पाटन में एक व्यक्ति है जिसका नाम है मुबारक खान, ये एक अफगान है, ये इसकी हत्या कर देता है पाटन में बैरम खान की। तो नाम याद रखना है मुबारक खान, और मुबारक खान वो व्यक्ति है जिसके पिता की हत्या बैरम खान ने की थी मच्छीवाड़ा के युद्ध में। मच्छीवाड़ा का युद्ध अगर आपको याद हो, मैंने इसकी चर्चा की थी अपने 2 लेक्चर पहले, तो आप मुझे बताइएगा मच्छीवाड़ा युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया है, कब हुआ है, उसकी थोड़ी सी जो भी आपको हिस्ट्री पता हो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो गुजरात के पाटन में इसकी हत्या हो जाती है, और बैरम के परिवार को आगरा लेके आ जाया जाता है। तो अकबर जो है ये बैरम की विधवा से निकाह कर लेता है, सलीमा से, जो उसकी खुद की चचेरी बहन भी है, उससे निकाह करता है, और जो बैरम खान का जो बेटा है अब्दुल रहीम खाने खाना, उसका पालन पोषण करता है। ये अब्दुल रहीम खाने खाना ही जो है, यही हिंदी कवि रहीम के नाम से प्रसिद्ध होते हैं आगे, और इसके विषय में हम जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, जब हम अकबर के अभियानों को पढ़ेंगे, तो दक्षिण के अभियान भी देखेंगे, तो उसमें इनकी भूमिका बहुत ज्यादा हमको सामने आएगी। अब जो शासन आपने देख लिया 56 से लेके 60 तक का, तो बैरम खान के संरक्षक में था। इसके बाद 1560 से लेके 1564 तक का जो शासन है अकबर का, उसको इतिहासकारों ने पेटीकोट सरकार कहा है, पर्दा शासन कहा है। पर्दा शासन क्यों कहा है? क्योंकि इस काल में अकबर ने हरम के प्रशासनिक हस्तक्षेपों को स्वीकार किया। यानी कि जो उसके हरम के जो लोग थे, जैसे उसकी माँ है हमीदा बानो बेगम या फिर महामंगा है, उनके हस्तक्षेपों को स्वीकार किया, और उनके जो रिश्तेदार हैं उनके भी हस्तक्षेपों को उसने स्वीकार किया। जैसे अदम खां है, अदम खां को के विषय में हम आगे और देखेंगे किस तरह से वो अदम खां को अपना भाई मानता है, क्योंकि वो किससे रिलेटेड है, सब चीजें हम आगे देखेंगे। शिहाबुद्दीन है, मुल्ला पीर मोहम्मद है, और मुनीम खान है। इन सब की एक एक करके आगे चल के मृत्यु भी किस तरह से होगी वो भी हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो ये प्रारंभिक जो शासन था अकबर का, मैंने उसको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये हम अक्सर छोड़ दिया करते हैं, हम सीधे उसके अभियानों पे चले जाते हैं, हम सीधे उसके समय विद्रोह पे चले जाते हैं, हम उसकी नीतियों को पढ़ लेते हैं। लेकिन प्रारंभिक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर आपको आगे अकबर के विषय में अच्छे से समझना है, तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपसे करनी जरूरी समझी। तो मिलता हूं मैं अपने आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।